हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी जिसमें हम लिक्विड इन मोशन जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं गहराई के साथ दाब में कितना परिवर्तन होता है। तो P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच, ये आपको ध्यान रखना है। गहराई के साथ दाब में कितना परिवर्तन होता है, P2 माइनस P1 बराबर आ जाएगा रो जी एच। तो जो गेज दाब है ना, गहराई के साथ जो परिवर्तन होता है ना, P माइनस P नोट, गहराई के साथ जो दाब में परिवर्तन होता है जो उसको बोलते हैं गेज दाब, तो ये रो जी एच के बराबर होता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि विराम अवस्थाओं में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो है ना दाब का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब जब विराम अवस्था है उस समय द्रव के प्रत्येक जो बिंदु है उस पर दाब का मान क्या होता है, समान होता है। ये पास्कल का नियम कहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्प्लावन बल, जिसको बोलते हैं बियॉन्ड्स फोर्स। बियॉन्ड्स फोर्स, इसमें जो हटाए गए जो द्रव का भार है V इन इंटू रो जी, हटाए गए द्रव का भार कितना होता है, V इन इंटू रो जी। आभासी भार बराबर होता है भार माइनस उत्प्लावन बल। आभासी भार बराबर क्या होता है, भार माइनस उत्प्लावन बल। तैरने की स्थिति में क्या होता है, तैरने की जो स्थिति, कोई भी वस्तु कब तैरेगी, तब V सिग्मा जी बराबर V इन रो जी। देखो, तैरने की जो स्थिति है उसमें इस कंडीशन को ध्यान रखना है, V सिग्मा जी बराबर V इन रो जी। अब देखो V इन तो क्या है, विस्थापित द्रव का आयतन। V इन तो क्या है, विस्थापित द्रव का आयतन। जो द्रव आपने हटाया है उसका आयतन कितना है। सिग्मा जो है ना, सिग्मा वस्तु का घनत्व है। ये द्रव का जो घनत्व हमेशा रो ही लेना है, द्रव का घनत्व क्या है, रो है। सिग्मा क्या है, वस्तु का घनत्व है। और हाँ, तो देखो V सिग्मा जी बराबर V इन रो जी। अब देखो यहाँ पे सिग्मा तो वस्तु का घनत्व है और रो क्या है, द्रव का घनत्व है। और V इन क्या है, जो विस्थापित जो द्रव है। देखो ये विस्थापित द्रव का घनत्व है, ये विस्थापित जो द्रव का जो आयतन वो है, और ये G है। और तो ये हो जाएगा तैरने की स्थिति में ना। इसके बाद में बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। तो वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व है। वस्तु का घनत्व बटे पानी का जो घनत्व है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। पानी के घनत्व के सापेक्ष बोल सकते हैं कि पानी के घनत्व के सापेक्ष वस्तु का जो घनत्व होगा उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद में न्यूटन का श्यानता नियम, ये क्या है, F बराबर माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। F बराबर ईटा ए माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, न्यूटन का श्यानता नियम हो गया। अब देखो यहाँ पे m के जो मात्रक होगा ना, देखो जो श्यानता, यहाँ पे जो श्यानता जो है ना ईटा, इसका जो m केस मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, या डेका पोइज होता है या पोइजली होता है। और CGS जो मात्रक होता है इसका क्या होता है, ईटा का पोइज होता है। और एक डेका पोइज बराबर 10 पोइज के बराबर होता है। एक डेका पोइज बराबर 10 पोइज के बराबर होता है। इसके बाद में द्रव की जो श्यानता है उस पे देखो अलग अलग इफेक्ट वगैरह अपन देखते हैं। द्रव की जो श्यानता है, द्रवों की श्यानता पर निर्भरता, जैसे ताप बढ़ाओगे या ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो श्यानता डिक्रीज करेगी। जब ताप बढ़ाओगे तो श्यानता घटेगी। गैसों में क्या होता है कि ताप बढ़ाओगे तो उसमें भी श्यानता घटेगी, है ना। ताप बढ़ाने पर श्यानता घटेगी, चाहे गैस हो चाहे द्रव हो। दाब पर देखो दाब बढ़ाओगे, द्रव का दाब बढ़ाओगे आप तो श्यानता बढ़ेगी। द्रव का दाब बढ़ाओगे तो श्यानता बढ़ेगी। लेकिन जल के लिए ना, दाब बढ़ाओगे तो श्यानता घटेगी। लेकिन जल के लिए कंडीशन क्या है, उल्टे है। जल के लिए दाब बढ़ाओगे तो श्यानता घटेगी। जल के लिए कंडीशन क्या है, उल्टी है। दाब बढ़ाओगे तो श्यानता घटेगी। देखो, गैसों की जो श्यानता है वो दाब पर निर्भर नहीं करती। गैसों की जो श्यानता है वो दाब पर निर्भर ही नहीं करती। केवल द्रवों की जो श्यानता है वो दाब पर निर्भर करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोइजले सूत्र की। तो पोइजले जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, पोइजले सूत्र इस प्रकार से, Q बराबर डी वी बाई डी टी पाई बाई 8 PR4 बटे ईटा एल, पाई बाई 8 सॉरी। पोइजले सूत्र क्या है, Q बराबर डी वी बाई डी टी पाई बाई 4 PR4 बटे ईटा एल बराबर PR।
Q बराबर dV/dt π/4 PR4 ईटा L इंटू P/R, ये हो जाएगा। यहाँ पे R की जो वैल्यू है ना, R की जो वैल्यू है ये है 8 ईटा L बटे पाई R4। R की वैल्यू क्या है? 8 ईटा L बटे पाई R4। तो देखो पॉइजले सूत्र Q बराबर dV/dt π/8 PR4 बटे ईटा L बटे P/R। R की वैल्यू ये हो गई। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर dV/dt और फिर इसके बाद में लिख देंगे P/R और फिर R की वैल्यू ये रखेंगे π/8 8/पाई ईटा L बटे R4। तो ये आपका पाइजले सूत्र हो गया। इसके बाद में चलते हैं स्टोक्स के नियम की। स्टोक्स का जो नियम है, गोलीय जो पिंड है उस पे श्यान बल का मान कितना होता है? F बराबर 6 पाई ईटा RV। गोलीय जो पिंड है इस पे श्यान बल कितना होता है? FV बराबर 6 पाई ईटा RV। अगर आपसे पूछ ले कि गोलीय पिंड पर श्यान बल कितना होता है? FV बराबर 6 पाई ईटा RV। इसके बाद में देखो सीमांत जो वेग है, इसके देखो इस सीमांत वेग की बात करें, VT बराबर 2/9 R² रो माइनस सिग्मा G बटे ईटा। देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टोक्स का जो नियम है वो क्या होता है? FV बराबर F बराबर 6 पाई ईटा RV, VT कह सकते हैं 6 पाई ईटा RV। ये तो स्टोक्स का नियम हो गया। अब जो टर्मिनल जो वेलोसिटी है VT, ये बताए 2/9 R² अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो G। अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया इस बार। सिग्मा जो है ना ये वस्तु का द्रव्यमान है और रो लिक्विड, रो तो वस्तु का कर दिया, सिग्मा वस्तु का, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो यहाँ पे देखो VT जो है ना, VT ये हो गया VT बटे V, जो समय और दूरी, जो टर्मिनल जो वेलोसिटी है ना, वेग दूरी का, जैसे मान लो कोई लिक्विड में कोई वस्तु को डाला जाता है तो उसके वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है ना, एक बार तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना है VT बराबर 2/9 R² बटे ईटा सिग्मा माइनस रो। देखो सिग्मा जो है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा में से कम घटेगा तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, VT बराबर 2/9 R² बटे ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू G। VT बराबर 2/9 R² बटे ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू G। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। जहाँ पे R क्या है? R तो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रेडियस है। सिग्मा जो है ना, सिग्मा ये क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। क्योंकि देखो हमेशा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसमें से लिक्विड की डेंसिटी घटेगी, इस हिसाब से होगा। अगर वहाँ पे रो माइनस सिग्मा है ना, तो वहाँ पे रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, सिग्मा क्या है? लिक्विड की डेंसिटी है, इस हिसाब से है। देखो यहाँ पे अपन ग्राफ खींचे तो देखो ग्राफ तो कुछ ऐसे आता है। देखो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, VT और X के बीच का जो ग्राफ है ना, इस टाइप से आता है। क्योंकि एक बार तो बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सीलेशन और समय के बीच में खींचे तो इस टाइप के ग्राफ आता है, XT या इसके बीच में खींचे तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? दैट इज VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द बॉडी। जो टर्मिनल जो वेलोसिटी है वो रेडियस के, जो बॉडी का जो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉडी का जो स्क्वायर, रेडियस का जो स्क्वायर उसके प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ वाई बिगर जो रेन ड्रॉप है फॉल विद लार्जर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू स्मॉलर ड्रॉप। इस कारण से जो बड़ी जो बूंद होती है, बिगर जो ड्रॉप है, वो लार्जर वेलोसिटी से क्या करती है? मूव करती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर ड्रॉप के तुलना में। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये तो ग्राफ अपन कर ही चुके हैं जी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि R त्रिज्या का एक वाई का बुलबुला है, सिग्मा घनत्व के एक विलयन में नियत दर V से क्या करता है? ऊपर उठता है। विलयन का आपको श्यानता गुणांक बताना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे एयर बबल है तो जो ऊपर की तरफ उड़ता है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे होगा। देखो वैसे तो आप जो टर्मिनल जो वेलोसिटी है उसके भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो,
तो देखो यहाँ पे v वेलोसिटी से एयर बबल ऊपर की तरफ जल रहा है, तो और इस पे जो विस्कस जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और बियोंसी जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। देखो सिंस एट स्टेडी स्टेट जो स्थायी अवस्था होगी उसमें क्या होगा, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड जो फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 6 पाई ईटा आर वी, और अपवर्ड फोर्स कितना है बियोंसी फोर्स है। तो बियोंसी फोर्स कितने बराबर हो जाएगा, सिग्मा उत्प्लावन बल कितना लगेगा इस पे, सिग्मा इंटू 4 ये तो हो गया द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, ये हो गया द्रव्यमान mg। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, mg के बराबर ही है ये, और m को है ना घनत्व और आयतन के टर्म्स में लिखा है। तो ईटा की जो वैल्यू आती है यहाँ पे 2 सिग्मा बटे आर स्क्वायर जी बटे 9v। तो यहाँ पे v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाता है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, vt बराबर 2/9 यहाँ पे आर स्क्वायर बटे ईटा। अब यहाँ पे जो वस्तु जो है ना उसमें तो उसमें जो घनत्व है उसका तो 0 है ऐसे मान लेते हैं, और जो जिस डेंसिटी में ऊपर की तरफ जा रही है उसका घनत्व सिग्मा दे रखा है इंटू जी। तो यहाँ पे माइनस आएगा, हालांकि तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को, तो मैग्नीट्यूड से चल जाएगा। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 2 बटे सिग्मा आर स्क्वायर जी बटे 9v, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेनॉल्ड संख्या की। रेनॉल्ड संख्या जो होती है ना, एनआर बराबर आपको ध्यान रखना है रो वी आर, ये वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी है बटे ईटा, रो वी सी आर बटे ईटा, ये आपकी रेनॉल्ड संख्या होती है। अब रेनॉल्ड संख्या का जो मान है ये 1000 से कम आ जाए तो कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा, और 1000 से 2000 के बीच में आ जाए तो कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखीय कह सकते हैं या विक्षुब्ध प्रवाह हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यदि 3000 से ज़्यादा आ जाए तो इसका जो प्रवाह हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। कैसा प्रवाह हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रांतिक वेग vc जिसके नीचे द्रव का जो प्रवाह है वो अपरिवर्ती या धारा रेखीय रहता है, उसका क्या सूत्र होता है। मतलब क्रांतिक वेग vc जिसके नीचे जो द्रव का जो प्रवाह है वो अपरिवर्ती या धारा रेखीय रहता है, उसका सूत्र क्या है। तो जो उसका जो सूत्र होता है वहाँ पे ये vc इक्वल्स टू के ईटा बटे रो आर। vc बराबर यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे, vc बराबर के ईटा बटे रो आर, vc बराबर के ईटा बटे रो आर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो k है ना इसको तो बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या, ईटा जो है ना श्यानता गुणांक है, रो है ना जो घनत्व है, और आर क्या है, त्रिज्या है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो 2 है ना वो सही हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ निकाल ली हमने कि क्रांतिक वेग vc जिसके नीचे द्रव का प्रवाह अपरिवर्ती या धारा रेखीय रहता है उसको बोलते हैं क्रांतिक वेग। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, vc बराबर के ईटा बटे रो आर, ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसको बोलते हैं सातत्यता समीकरण। नेक्स्ट क्या है, सातत्यता समीकरण, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है। जो कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होती है किस पर आधारित होती है, द्रव्यमान संरक्षण पे। इसलिए a1v1 बराबर क्या होता है, a2v2। a1v1 बराबर क्या होता है, a2v2। इसके बाद में बात करते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली जो प्रमेय है ये क्या कहती है, असंपीड्य अश्यान व धारा रेखीय प्रवाह के लिए एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। देखो सीधी सी बात है, असंपीड्य अश्यान और धारा रेखीय प्रवाह के लिए एकांक जो आयतन की जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उसका जो मान है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो एकांक आयतन की बोली है तो P/V 1/2 mv² mg है। देखो ये हो गया दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, ये कांस्टेंट होती है। जब आयतन का भाग देंगे तो यहाँ से P ये बन जाएगा रो जी एच 1/2 रो v² बराबर कांस्टेंट। तो देखो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन बन गई। इसका थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो
रिमेन्स कांस्टेंट। जो वॉल्यूम का जो फ्लो होता है ना, आयतन का जो फ्लो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर आयतन एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम V1 है, इधर एरिया A2 है, वॉल्यूम V2 है। तो A1 V1 बराबर A2 V2, मतलब वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैप। जब भी ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, सॉरी फ्लोइंग फ्रॉम टैप, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार क्वेश्चन इस हिसाब से देगा, इधर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जो है ना, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, इसमें लिक्विड इतना जा रहा है इतनी मीटर पर सेकंड के, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है और इसका जो वेग है वो आप पूछ सकता है आपसे। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो 4A बराबर A1 V1 बराबर A2 V2 ऐसे करना है। 4A बराबर ये इंटू ये, तो देखो यहाँ से A से A सारी साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से ना V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V की जो वैल्यू हो जाएगी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बर्नौली जो थ्योरम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कोई आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ पे एरिया A1 है, दाब P1 है और यहाँ से वॉल्यूम, इसमें जो वेलोसिटी जो लिक्विड की है वो V1 है। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, H1 है। यहाँ पे अपन बात करते हैं हाइट H2 है, वॉल्यूम V2 है, दाब P2 है, एरिया A2 है। यहाँ पे P2 इज़ ग्रेटर देन P1, यहाँ पे जो P2 की जो दाब है वो P1 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि P प्लस रो GH, मतलब एकांक आयतन के दाब की एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, उसका जो योग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। तो देखो यहाँ पे P इज़ द स्टैटिक प्रेशर है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये तो अपन को पता ही है। देखो यहाँ पे अपने पास एक टर्म आती है, जब इसको आप रो जी से डिवाइड करोगे, रो जी से, तो आपके पास है ना 3 टर्म आती है, एक P बटे रो जी H और V स्क्वायर बटे रो जी कोल्ड बराबर कांस्टेंट आता है। तो देखो P बटे रो जी है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, H को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड और V स्क्वायर बटे 2G को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। कि यहाँ पे बात करते हैं वेंचुरी मीटर में क्षैतिज प्रवाह के लिए। वेंचुरी जो मीटर है इसमें क्षैतिज प्रवाह के लिए देखो आपको एक वेंचुरी मीटर दे रखा है। इधर A1 है एरिया, वेलोसिटी V1 है, इधर A2 है एरिया और वेलोसिटी क्या है, V2 है। इधर दे रखा है कि ये जो वाटर है कितनी हाइट तक चढ़ेगा। देखो यहाँ पे P1 बर्नौली पर में लगाएंगे, यहाँ पे P1 प्रेशर मान लेते हैं, ये हो जाएगी दाब की गतिज ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे देखो अपन इधर हाइट जो है ना दोनों इक्वल हाइट पे हैं, तो एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा वो 0 हो जाएगी। तो देखो P1 दाब की गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, एकांक आयतन के लिए दाब की ऊर्जा, और ये एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा बराबर P2 1/2 V2 का स्क्वायर। तो V1 बराबर अपने को यहाँ पे है ना, दूसरे जो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो V1 बराबर अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से एक बार तो तो यहाँ पे देखो V1 बराबर, देखो यहाँ पे A1 नहीं आएगा, बस इसको सोल्व करेंगे तो A2 आएगा यहाँ पे और 2GH बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, V1 बराबर A2, बर्नौली प्रमेय से जैसे डायरेक्ट फैक्ट दे रखे हैं तो वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, A2 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। V1 बराबर A2 रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। बात करते हैं बहते हुए पानी का आयतन प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड बहते हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे Q बराबर करेंगे A1 V1। देखो A1 तो ऐसे कैसे, और अभी हमने निकाला है V1 की वैल्यू निकाली है A2 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बहते हुए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, Q बराबर A1 V1। तो A1 की तो वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे है और V1 की वैल्यू निकाली A2 बटे 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये बहते हुए पानी का क्या हो गया, आयतन हो गया। बहिस्राव द्रव का जो बहिस्राव जो वेग होता है ना, V बराबर रूट 2GH होता है। यहाँ पे H जो है ना हाइट ऊपर से है न कि नीचे से है। द्रव का जो बहिस्राव वेग कितना हो गया, V बराबर, द्रव का बहिस्राव वेग V बराबर रूट 2GH के बराबर हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं
देखो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक, और यहाँ से लिक्विड ऐसे गिरता है जिसकी यहाँ से जो परास है ना वो x है, और बहिस्राव जो वेग आपको पता ही है v बराबर होता है √2gh होता है, √2gh होता है। और इसका यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय है वो कितना होता है, जल के छिद्र से तली में पहुँचने का लगा समय t बराबर, देखो जिस हाइट से ये गिर रहा है ना तो वो हाइट कितनी है, तो देखो वो हाइट कितनी है, तो आप कहोगे कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर है। तो यही तो करते हैं अपन, t बराबर √2h/g, तो 2h क्या है, देखो यही तो है 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे g, ये आपका समय हो गया। तो वैसे देखो समय ऐसे तो निकालते हैं, t बराबर जिस साइड से फेंका जाता है 2h/g, 2h/√2h/g, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे क्षैतिज जो परास है, क्षैतिज जो परास है ये क्या होती है, क्षैतिज परास, तो ये 2√2h माइनस स्मॉल h। देखो ये आई कैसे, देखो उड्डयन काल के दौरान चली गई जो दूरी होती है ना उसको क्षैतिज परास कहते हैं। तो देखो परास x बराबर, देखो सबसे पहले उड्डयन काल कितना है, तो अभी आपने बताया था 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे g, ये बताया था। और उसके बाद में कितने वेलोसिटी से बाहर निकलता है, 2g स्मॉल h। तो देखो यहाँ से g से तो g कैंसिल हो जाता है, और देखो 2 स्मॉल, देखो ये 2 और ये 2 ये बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर, √4 आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे स्मॉल h, तो ये आपका हो गया बढ़िया फॉर्मूला। मैक्सिमम जो रेंज होगी ना वो देखो कितनी हो सकती है, यहाँ से x मैक्सिमम बराबर h, मतलब उसकी हाइट के बराबर ये फेंक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए जो है ना आपको जो लिक्विड की जो आपको कहाँ पे छेद करना पड़ेगा, कहाँ पे छेद करना पड़ेगा, बीच में छेद करना पड़ेगा h/2। फॉर मैक्सिमम रेंज h = h/2, बीच में से छेद करोगे तब मैक्सिमम रेंज आगे तक जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, छिद्र तली में हो तो पात्र को खाली होने में समय लगा समय, तो देखो समय बराबर तो अपन तो एक ही समय जानते हैं 2h/g, नीचे तक लिक्विड आएगा पहले तो 2h/g, उसके बाद में समय कितना लेगा, तो ऊपर वाला जो एरिया है, जो बटे जो छोटे वाली जो ठूटी है उसका एरिया, ऐसे करेंगे। देखो सबसे उसका रेशियो भी तो मायने रखता है, तो पात्र को खाली होने में लगा समय कितना होगा, तो सबसे पहले पात्र ऊपर से जो पानी ऊपर से नीचे आने में तो इतना समय लगेगा। अब देखो बड़ी वाली जो ऊपर वाला खुला हुआ एरिया या कुल अनुप्रस्थ काट बोल सकते हैं पाइप का, बटे ठूटी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पात्र को खाली होने में लगा समय। देखो जल स्तर h ऊंचाई से h' तक, जल स्तर h ऊंचाई से h' तक गिरने में लगा समय, तो वही बात आ जाएगी। देखो जल स्तर से जल स्तर h ऊंचाई से h' तक गिरने में लगा समय, तो देखो समय ऐसे ही तो निकालते हैं। देखो बड़ी वाली आयतन बटा छोटा वाला आयतन, तो देखो 2g, देखो √h माइनस h' हो जाएगा, क्योंकि 2gh इसको लेंगे एक बार, फिर इसको लेंगे, फिर अपन ने अंदर बाहर ही इसको कॉमन ले लिया, तो कोई बात नहीं। आपको जो याद रखना है a/a0 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी कि t बराबर a/a0 तो आएगा ही जब भी खाली करने में लगा समय जो भी पूछे, 2/g √h माइनस h', ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है फ्लूइड डायनेमिक्स, इसी को अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि वाटर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डेंसिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है।
सबसे पहले वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ऑयल की डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा Hg की जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही मिल्क की जो डेंसिटी होती है 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो इस हिसाब से देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वाटर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होगी उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ये यूनिटलेस होती है। और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल की जो डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Hg की जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मिल्क की जो डेंसिटी होती है 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इस हिसाब से होती है। तो देखो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो मर्क्यूरी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वाटर के रेस्पेक्ट्स में वो 13.6 इतनी होती है। देखिए जिन ऑब्जेक्ट विच विद ए रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 विल फ्लोट इन वाटर, जब मतलब जिनकी डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है ना वो पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विद ए रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 सिंक इन वाटर, मतलब पानी में डूब जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सर। मिक्सर की जो डेंसिटी होगी रो मिक्सर की जो डेंसिटी होगी मिक्सर का मास और मिक्सर की वॉल्यूम के बराबर होगी। ऐसे कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सर बराबर m1 + m2 बटे v1 + v2, ऐसे हो जाएगी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात करते हैं सेम मास है, मास सेम है, डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है। मास तो सेम है, m सेम है, रो डिफरेंट है। तब देखो अपन कैसे लिख सकते हैं रो मैक्स, तो देखो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो m बटे रो 1 + m बटे रो 2, तो ये आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 बटे रो 1 + रो 2। देखो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। मिक्सर की जो डेंसिटी है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। अब देखो यहाँ पे मास अगर सेम हो जाए, मास अगर सेम हो जाए और डेंसिटी अलग अलग हो जाए तो मिक्सर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? मास m + m 2m हो जाएगा और नीचे वाला जो घनत्व अलग, मास तो सेम है घनत्व अलग अलग है, तो m बटे रो 1 + m बटे रो 2, तो ये आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 बटे रो 1 + रो 2। देखो नेक्स्ट है सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है इस बार और डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंस है, मतलब v सेम है रो डिफरेंट है। देखो पिछली बार मास सेम था, इस बार वॉल्यूम सेम है। देखो इस कंडीशन में देखो नीचे जो सेम है ना उससे तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे 2v, और जो द्रव्यमान है उसको घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये रो 1 + रो 2 के बराबर हो जाएगा। देखो एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है ना इसकी जो वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ पी विद डेप्थ, मतलब गहराई के साथ दाब में कितना चेंज आता है, तो डेल्टा पी बराबर रो जी एच आता है, जहाँ पे रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एच डेप्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा जो पी है, मतलब वेरिएशन जो है ना प्रेशर में वो डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप पे भी डिपेंड नहीं करता और लिक्विड के अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता। मीन जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? वो आधा कर दो एच रो जी बाई 2। ये कहना क्या चाह रहा है कि मीन प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल, दीवारों पर जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है इज हाफ ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो बॉटम में जितना प्रेशर लगाएगा उसका आधा होता है। दीवारों पे जो प्रेशर लगाएगा बॉटम में जितना प्रेशर लगाएगा उसका क्या होता है? आधा। रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो तो नेट प्रेशर होता है, गेज प्रेशर जो होता है ना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर में बाहर वाला प्रेशर भी आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ गया, प्लस गेज प्रेशर आ गया। अब देखो गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर, ये गेज जो है ना ये रो जी एच लिक्विड के कारण वो ही होता है बस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है मूविंग कंटेनर पी कैलकुलेशन, मतलब जब आपका कंटेनर मूव कर रहा है तो पी को कैसे कैलकुलेट? लिफ्ट इज मूविंग अप, जब लिफ्ट आपके ऊपर की तरफ जा रही है तो जो घनत्व है रो जी प्लस ए इंटू एच हो जाएगा, रो जी प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। लिफ्ट मूविंग डाउन, जब नीचे की तरफ आ रही तो रो और एच तो बाहर आ जाएगा, जी माइनस ए कर देना। जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो ए बराबर 0 हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
बोतल दिखाई दे रखी है ना। जैसे यहाँ पे आपको फोर्स दे दे F1 की वैल्यू दे दे, और यहाँ पे रेडियस दे दे R1 की वैल्यू दे दे, और यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू दे दे, और यहाँ पे प्रेशर फोर्स पूछ ले कि कितना फोर्स लगाएगा बॉटम में। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है F1 बटे पाई R1 का स्क्वायर बटे बराबर F2 बटे पाई R2। मतलब यहाँ दोनों जगह तो जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेशर इज सेम एट एनी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा एट द सेम लेवल इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पर कोई भी 2 पॉइंट होंगे, उन पे प्रेशर सेम होगा। शेप ऑफ द कंटेनर डज नॉट मैटर। शेप, कंटेनर की शेप मैटर नहीं करती है। जैसे मान लो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे है, सेम हाइट पे है ये, तो देखो इसको F1 बटे A1 बराबर लिखेंगे F2 बटे A2। जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए A, B और C। यहाँ पे अपन ने 3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे A और ये B और C। थोड़ा ब्लैक लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अपन ने 3 पॉइंट ले लिए A, B और C। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट पे है ना सेम हाइट पे है, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। व्हेन बबल्स, ये बबल है, मूव फ्रॉम बॉटम टू सरफेस ऑफ द लेक, तब क्या होगा, P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2। जब बबल आपका मूव करेगा फ्रॉम बॉटम टू सरफेस किसी झील के, तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर कोई चीज़ है ना लीनियरली वेरी कर रही है, मतलब रेखीय रूप से वेरी कर रही है, तो उसका जो एवरेज होता है ना, दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, कोई लीनियरली वेरी करे तो। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना, उसका मेजरमेंट करना। अब कैसे करते हैं, देखो इसके लिए ना बैरोमीटर नामक एक एपरेटस आता है, जिसको टोरिसोली नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। देखो अब इसमें देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्यूब हमने ट्यूब इसमें डाल दी, इसके अंदर मर्क्यूरी का हमने भर दिया। तो मर्क्यूरी जो होता है ना लिक्विड, ये ऊपर चढ़ता है। ये जो ना इसका जो थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, और ये जो कॉन्वेक्स समतल बनाता है, और ये लिक्विड के अंदर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे है ना जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि तो सेम हाइट पे हैं। तो ये क्या होगा, रो एच जी इंटू जी एच, रो एच जी इंटू जी एच। ये रो, ये यहाँ पे इस एच हाइट के बराबर हो जाएगा, रो एच जी इंटू जी एच के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एच जो है ना 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है ना, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1.05 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखो कह रहा है कि द गरीब रामलाल एक्सपेरिमेंट, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर। हाँ, बैरोमीटर में वाटर कॉलम की जो हाइट होती है 10.1 मीटर ली जाती है। बैरोमीटर में वाटर कॉलम की हाइट कितनी ली जाती है, 10.1 मीटर। बात करते हैं हॉरिजेंटल एक्सेलेटिंग लिफ्ट। कोई लिफ्ट है जो हॉरिजेंटली एक्सेलेरेट कर रही है। देखो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, ये ऐसे जा रही है ना, तो इस पे सूडो फोर्स ma पीछे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे जो लिक्विड है लिक्विड पे mg नीचे की तरफ लगेगा, और जब पीछे की तरफ जाएगा तो लिक्विड ऐसे फ्लो होगा। तो इसके साथ देखो ये एंगल जो है ना, जैसे मान लो थीटा एंगल पे ऊपर जा रहा है, तो ये सीधी सी बात है, ये mg को साइन थीटा आएगा, ये mg कोस थीटा आएगा। सॉरी जैसे ये यहाँ पे mg हो गया। अब ये जो है ना, ये थीटा एंगल पे यहाँ पे उठ रहा है अपना लिक्विड, तो यहाँ पे ये इधर जो हो जाए, ये देखो अगर बात करें, ये जो है ना अपना, ये mg कोस थीटा हो जाएगा। तो इसका देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ से देखो, ये जो है ना, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी होगा ना थीटा ही होगा। तो देखो ये जो एंगल है ma जो है ना, इधर जो इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा ये, तो देखो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा ना। अब यहाँ पे देखो ये ma इधर है, और इसका जो थीटा ये mg कोस थीटा आ जाएगा ना।
देखो ध्यान से समझते हैं, ये थीटा है, तो देखो ये एंगल जो होगा ना ये भी थीटा होगा, लेकिन ये जो एंगल है ना इधर वाला ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, ये जो एंगल है ना ये 90 माइनस थीटा है। तो देखो ये mg है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, mg 90 माइनस थीटा, तो ये mg साइन थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा। देखो ये जो एंगल है ना, ये देखो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये mg है ना, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो mg कोस 90 माइनस थीटा, तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये mg साइन थीटा है ना, ये किसके बराबर है, ये ma कोस थीटा के बराबर है। mg साइन थीटा किसके बराबर है, ma कोस थीटा के बराबर है। जबकि तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे ना mg साइन थीटा बराबर ma कोस थीटा, ma कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो m से m कैंसिल, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आएगा ना, तो ये आएगा a बाई जी, किसके बराबर आएगा, ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बाई जी। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा a बाई जी। और यहाँ से देखो अपन टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो वाटर लेवल है ना कितना हाइट किया है, h हाइट से उठा है, तो देखो टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या हो गया h, आधार क्या हो गया ये l, तो ये हो जाएगा h बाई एल। टेन थीटा बराबर a बाई जी भी है, h बाई एल भी है, दोनों फॉर्मूले सही है। इसके अलावा देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ जी देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर a बटे जी है, तो टेन थीटा में देखो ये तो हो गया लाल बटे कक्का, तो लंब और आधार क्या आ गया, लंब तो हो गया, l की वैल्यू तो हो गई a और आधार की वैल्यू हो गई g। तो देखो साइन थीटा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एल ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आधार, ये लंब हो जाएगा। तो देखो इसी आधार पे देखो साइन थीटा, जैसे टेन थीटा बराबर a बटे जी हो गया ना, वैसे ही साइन थीटा बराबर हो जाएगा a बटे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, लंब बटे करण हो जाएगा। क्योंकि अपन ने देखो पूरी प्रोसीजर, ये लंब हो गया या ये आधार हो गया, उसी आधार पे अपन करण को भी निकाल सकते हैं। तो उस आधार पे जो साइन थीटा की जो वैल्यू आती है ना, साइन थीटा बराबर a बटे रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब वो नहीं है जो आप चलाते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इनिशियली वन लिक्विड इज ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, ये यूट्यूब आपको दिख रही है, यूट्यूब है आपको दिख रही है ना, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ना सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे मान लो यहाँ पे था पहले, है ना, उसके बाद में क्या किया आपने, हाँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अदर लिक्विड इज पुट इन लेफ्ट आर्म ऑफ द कंटेनर। तो ये जो लेफ्ट आर्म है ना, इसमें आपने क्या कर दिया, कुछ लिक्विड इसमें पुट कर दिया आपने, इसमें क्या कर दिया, कुछ लिक्विड आपने पुट कर दिया। देन फर्स्ट लिक्विड मूव्स एक्स डाउन, तब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट लिक्विड है ना, इसमें फ्रॉम इनिशियल लेवल इन लेफ्ट आर्म ऑफ यूट्यूब। देखो तो जैसे मान लो आपने इसमें है ना कोई लिक्विड भर दिया, तो ये जो लिक्विड है, ये जो फर्स्ट जो आर्म है, इसमें जो है ना ये एक्स जो डिस्टेंस से डाउन चला गया। देखो यहाँ पे देखो इनिशियली वन लिक्विड इज ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, शुरुआत में दोनों लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। अदर लिक्विड इज पुट इन लेफ्ट आर्म ऑफ द कंटेनर, इस आर्म में है ना कुछ लिक्विड डाला जाता है। तो फर्स्ट लिक्विड जो है मूव्स एक्स डाउन फ्रॉम इनिशियल लेवल, तो फर्स्ट जो लिक्विड है ना इस वाली में, तो वो एक्स डाउन चला जाता है। तो देखो ये एक्स डाउन चला गया, तो है ना अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पास्कल का नियम लगाते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल जो, जब ये एक्स डाउन जाएगा ना, तो ये एक्स अप जाएगा, ये क्या जाएगा, एक्स अप जाएगा, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, है ना। तो यहाँ से एक्स ये ऊपर और एक्स ये खुद का था और ये एक्स ऊपर चला गया, और तो यहाँ पे देखो ये एच की जो वैल्यू हो गई ना 2x हो गई, कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे आर्किमिडीज का जो पास्कल का नियम लगाएंगे, तो वाटर WGH, देखो वाटर का जो दाब है ना, PA, मतलब ए पॉइंट पे, देखो ए पॉइंट पे जो वाटर का जो दाब होगा
पी ए बराबर रो जी एच होगा, कितना होगा, रो जी एच होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से है ना इसके एच हाइट डाउन है ये, तो कितना हो जाएगा रो जी एच, वाटर का दाब इतना हो जाएगा, इनटू ये जो लिक्विड भरा है रो लिक्विड इंटू जी, और लिक्विड कितना ऊपर उठ गया, 2x ऊपर उठ गया जब वो वाटर नीचे चला गया तो ना, तो ये आप लगा लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन यूट्यूब इज गिवन हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन, जब यूट्यूब को आप हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन देंगे देन ए राइज इन लिक्विड कॉलम, तो ए जो है ना लिक्विड कॉलम में कितना बढ़ेगा, तो ये एच जो है ना एच आप आराम से निकाल दे, ए बाई जी टेन थीटा बराबर, देखो अभी अभी आपने पढ़ा था ए बाई जी बराबर एच बाई एल, ये सारे एक साथ पढ़े थे, तो एच बराबर आप कितना हाइट आएगी, तो ए बाई जी के बराबर एच बाई एल जो देखो ऐसे कर देंगे, एच बाई एल जो है ना ये ए बाई जी के बराबर आ जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा ए बाई जी इंटू एल, ऐसे लगा लेंगे अपन है ना। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी दे रखे हैं ना। यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपसे पूछ लें ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो केवल देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालेंगे, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में देखो यहाँ पे केवल ये एल हाइट है, तो देखो पी ए माइनस पी बी बराबर पी बी माइनस पी ए, देखो बी नीचे है ना, तो पी बी माइनस पी ए बराबर रो जी एल हो गया। इसके बाद में आपसे कोई पूछ ले चलो बी और सी के बीच में बताओ, बी और सी के बीच में देखो ये एल आ जाएगा, बी और सी के देखो पी सी माइनस पी ए बराबर रो ए एल। देखो यहाँ पे इस बार है ना इस हॉरिजेंटल जो लेवल है ना इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन काम नहीं करेगा, ये इधर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना वो एक्सेलेरेशन काम आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर लें, मान लो ए और सी के बीच में बात कर लें, तो पी सी माइनस पी ए करेंगे, तो पी सी माइनस पी ए करेंगे तो रो एल, अब देखो यहाँ पे डेप्थ भी है और ये वाला एक्सीलेशन भी है, तो ए प्लस जी कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ए प्लस जी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ए वेसल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस, फाइंड राइज इन वाटर एच। मतलब एक जो है ना वेसल होता है जिसमें है ना उसको अपन एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो पानी में जो है ना कितना चढ़ाव आएगा, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे पानी जो है ना एच हाइट से उठ गया, तो ये देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2g, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2g। देखो याद कर लेंगे, देखो बहुत शानदार फॉर्मूला है, एच बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2g, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2g, कितना राइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब जो मैनोमीटर होता है इसकी जो बनावट कुछ इसमें 2 टाइप की शेप होती है, एक तो होता है गैस कंटेनर, देखो इसमें वो गैस भरी जाती है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, कंटेन्स द गैस हुज प्रेशर वी वांट टू मेजर। इसमें गैस कंटेनर में क्या होता है, जिस गैस का हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है उसको इसमें भरा जाता है। उसके बाद में नीचे आती है एक यू शेप ट्यूब, ये जो यू शेप जो ट्यूब होती है ना इसको एक एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू द गैस कंटेनर एंड अदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जो यू शेप जो ट्यूब होता है ना इसका एक एंड तो है ना गैस कंटेनर से जोड़ देते हैं और दूसरा जो एंड होता है उसको ओपन मतलब खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के लिए। इसके बाद में देखो यहाँ पे लिक्विड कॉलम, देखो द लिक्विड इनसाइड द यू ट्यूब मूव्स इन रेस्पॉन्स टू प्रेशर डिफरेंस। जो लिक्विड जो कॉलम भरा होता है ना यू ट्यूब के अंदर, यू शेप की ट्यूब के अंदर, तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या करता है, मूव करता है। अब देखो आपको देखते हैं कैसे गैस का ना आप प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कोई गैस भर ली हमने, देखो इसमें हमने कोई गैस भर ली, इसमें हमने कोई गैस भर ली जिसका अपने को प्रेशर निकालना था, जैसे पी गैस लिख दिया मान लो हमने ना, और फिर इसके अंदर कोई लिक्विड भर लिया। अब इसके लिक्विड अंदर भर लिया तो यहाँ पे देखो जो लिक्विड जो है ना यहाँ तक आता है, लिक्विड यहाँ तक आता है और इसमें लिक्विड यहाँ तक है, तो इसका जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा ना, देखो इधर जो ना इधर जो प्रेशर होगा उधर उतना ही इस शेप पे प्रेशर होगा। तो देखो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो एच हाइट तक है यहाँ पे लिक्विड, तो रो जी एच प्लस इस गैस का प्रेशर, तो देखो गैस का जो प्रेशर है पी नोट माइनस रो जी एच कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, इसमें जिस गैस का अपने को प्रेशर मेजरमेंट करना होता है उसको इसमें भर दिया जाता है, यहाँ तक एक लिक्विड हमने भर दिया ऐसे,
और ये जो लिक्विड है इसकी हाइट h है, कि जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है बी पे जो प्रेशर है ना, वो इस लिक्विड के h हाइट पे प्रेशर ρgh प्लस इस गैस के प्रेशर के क्या होगा, P गैस के प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे है तो P गैस प्लस ρgh बराबर PV। हाँ सर, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो बियॉन्ड जो फोर्स है या कहते हैं उत्प्लावन जो बल है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जो हटाया गया जो लिक्विड है उसका द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जो उत्प्लावन जो बल है किस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज इन लिक्विड, जो आपने सॉलिड उसके अंदर डाला है उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर जो आपने सॉलिड को सबमर्ज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, बियॉन्ड फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। फोर्स है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता इनसाइड द लिक्विड। देखो यहाँ पे अपन कैसे कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो बियॉन्ड जो फोर्स होगा mg के बराबर होगा और यहाँ पे बराबर हो जाएगा रो वी इन इंटू जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो तो है ना ये वाटर की लिक्विड की डेंसिटी है, वी इन जो है ना ये कितना जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, ये क्या है, वी इन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो देखो आप mg बराबर रो वी इन इंटू जी रख देंगे। जैसे मैंने ले कई बार ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी दे देना तो इसको है ना घनत्व इंटू आयतन में बदल लेना, देखो v इंटू और इसको भी रो में सिग्मा में बदल लेना क्योंकि सेम हो गया तो है ना। चलते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं एपरेंट वेट, मतलब छद्म आभासी भार की बात करते हैं। यहाँ पे सिग्मा जो है ना ऑब्जेक्ट का भार है और रो जो है ना लिक्विड का भार है। अब देखो तीन केस लेंगे, यदि ऑब्जेक्ट का भार लिक्विड के भार से ज़्यादा है तो डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। और देखो यदि ऑब्जेक्ट का भार जो है ना ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है यहाँ पे रो तो है ना, सिग्मा तो है ना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और रो जो है ना लिक्विड की डेंसिटी है। देखो बाहर मुंह से निकल गया। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो यदि सिग्मा जो है रो से ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है ज़्यादा है लिक्विड से, तो वो सिंक हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो वो सबमर्ज हो जाएगा और उस पर तैरेगा। और यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, क्या है, कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो फ्लोट ऑन सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। देखो इस कंडीशन में देखो जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से तो इफ़ेक्टिव जो मास होगा, इफ़ेक्टिव जैसे वेट कह सकते हैं, वस्तु का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है या लिक्विड के घनत्व से ज़्यादा है, तो उसका जो आभासी जो भार होगा mg इफ़ेक्टिव 1 माइनस रो बटे सिग्मा, मतलब वस्तु का भार ज़्यादा आएगा नीचे, है ना। और ये इस कंडीशन में आभासी जो भार होगा वो 0 होगा क्योंकि फ्लोट ही कर रहा है। देखो इसमें आप कैसे ध्यान रखोगे इसको, ऐसे mg इफ़ेक्टिव बराबर 1 माइनस छोटे बटे बड़ा, छोटा बटा बड़ा, हाँ। और इसमें क्या होगा आगे, ऑब्जेक्ट रिमेन्स वेयर इट प्लेस, जब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना वहीं पे रहेगा। और कितना लिक्विड के अंदर है, कितना बाहर है, तो वी इन बटे वी टी, वी टी मतलब वी टोटल, वी इन बटे वी टोटल बराबर यहाँ पे वस्तु बटे लिक्विड, वस्तु का वी इन बटे वी टोटल, देखो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा, वी इन बटे वी टोटल बराबर हो जाएगा वस्तु का घनत्व बटे लिक्विड का घनत्व। देखो वी इन कितनी है वस्तु अंदर, तो वस्तु का घनत्व बटे टोटल घनत्व, वी इन बटे वी टी टी बराबर वस्तु का घनत्व बटे टोटल घनत्व है। तो यहाँ पे देखो अपन कैसे याद रख लेंगे, जो रो है ना ये वाटर की डेंसिटी है
और ये सिग्मा है ना वस्तु की डेंसिटी। तो एन बराबर एम जी इफेक्टिव 1 माइनस छोटे बटे बड़ा, ऐसे भी आ सकते हैं। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एन बराबर एम जी इफेक्टिव 1 माइनस 1 बटा आर डी, 1 माइनस 1 बटा आर डी, या इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं 1 बटा आर डी। देखो इसको भी ऐसे आ सकते हैं वी इन बटे वी टी बराबर, यहाँ पे वी इन बटे छोटे बटे बड़ा, छोटा बटा बड़ा। देखो यहाँ पे तो बड़ा बड़ा छोटा है, चलो कोई बात नहीं। वी इन बराबर वी इन बटे वी टी टोटल बराबर छोटा बटा बड़ा। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी सिग्मा रिलीज्ड देन, मतलब एक सिग्मा डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है। देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए जी 1 माइनस पानी की डेंसिटी बटे वस्तु की डेंसिटी, तो ये हो जाएगा ए बराबर जी 1 माइनस, देखो दोबारा से ध्यान में रखें, ए बराबर जी 1 माइनस रो बटे सिग्मा, ए बराबर जी 1 माइनस रो बटे सिग्मा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स किस एक्सीलरेशन से जो वस्तु है ना पानी के अंदर जाएगी, तो देखो 1 पानी की डेंसिटी बटे वस्तु की डेंसिटी, ऐसे ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फूल की जो डेंसिटी है वो डी है। इज इमर्ज इन लिक्विड, मतलब उसको ज़बरदस्ती पानी के अंदर दबाया जाता है। ऑफ डेंसिटी डी, मतलब जो पानी का जो घनत्व है, मान लो लिक्विड का जो घनत्व है ना डी है, स्मॉल डी है, और वस्तु का कैपिटल डी है। तो टू ए डेप्थ एच गहराई तक उसको दबाया जाता है। बिलो द लिक्विड सरफेस ऑफ लिक्विड देन रिलीज, एच गहराई तक उसको दबाया जाता है और उसके बाद में छोड़ा जाता है। अप टू वाट हाइट विल बी द बॉल जंप आउट ऑफ द लिक्विड, किस ऊंचाई तक जो है ना वो जंप करेगी। तो इसका भी सीधा सा फॉर्मूला है, एच बराबर ये किस ऊंचाई तक जंप करेगी, स्मॉल एच छोटा भाई बड़े बड़ा भाई माइनस 1। छोटा तो किसका है, लिक्विड का है, डी बड़ा किसका है, जैसे बॉल का है। कंडीशन है कि जो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बॉल की डेंसिटी से, तभी उछलेगा वरना नहीं उछलेगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्री फॉलिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो है ना फ्री फॉल करेगा, जैसे मान लो ये ठूटी है, ठूटी का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वी नोट है, सॉरी ए नोट है, और इसमें जो जल जिस स्पीड से निकल रहा है वो है वी नोट, और इसके बाद में जो ये एच हाइट से गिर रहा है ना, तो यहाँ पे जिसके अंदर गिर रहा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और वेग वी है। जिस स्पीड से यहाँ पे गिर रहा है ना, सॉरी यहाँ पे अनुप्रस्थ, यहाँ पे जो धार जो ये जो है ना, ये जो धार है इसकी मोटाई है ना ए है और इसकी वेलोसिटी क्या है वी है। तो यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑफ लिक्विड में देखो वी स्क्वायर बराबर 2gh ए नोट स्क्वायर माइनस ए नोट स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। देखो फ्री फॉलिंग होगी ना, तो देखो वी स्क्वायर बराबर 2gh कितनी हाइट से गिर रहा है, ए नोट स्क्वायर मतलब जो नली लगी हुई है ठूटी उसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, ठूटी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का स्क्वायर माइनस जो पानी की जो धार है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का स्क्वायर इसमें घट जाएगा। देखो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो ये तो अपन पहले भी जांच चुके, किस फ्लो से वो रेट होगा, तो ए नोट रूट 2gh ए नोट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जो पानी जो है ना किस हिसाब से फ्लो होगा, ए नोट रूट 2gh ए नोट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये रेट ऑफ फ्लो हो गया। अब उसकी अपन बात करें कि विंड इज़ फ्लोइंग आउटसाइड, बाहर हवा चल रही है, देन प्रेशर इनसाइड P1 और आउटसाइड प्रेशर को मान लेते हैं P1। तो अंदर जो प्रेशर होगा, जैसे टैन वगैरह होते हैं टैन शीट, अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर के प्रेशर से। तो देखो एक थ्रस्ट काम करेगा, अब थ्रस्ट फोर्स विल एक्ट ऑन रूफ, जो हाउस को उठाने वाला जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एफ बराबर देखो P1 माइनस P2 बराबर एरिया बराबर एफ। तो सॉरी यहाँ पे अपन कहेंगे फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, P1 माइनस P2 इंटू एरिया, ऐसे कर लेंगे। इसको और हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अनदर वे टू एक्सप्रेस दिस फोर्स यूजिंग विंड स्पीड v एंड डेंसिटी ऑफ एयर। तो इसको देखो, इसको फोर्स बराबर हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर, तो रो वी स्क्वायर, तो ये तो हो गया इसकी विंड की गतिज ऊर्जा इंटू विंड के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गई, इंटू ये एरिया है, कितने एरिया को उठाएगा टीन शीट के ना। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स
पर यूनिट F/A बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर। ये विंड की जो एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है वो दाब के बराबर होगी। ये तो अपन ने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा है, सबकी डायमेंशन सेम होती है। आगे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, मतलब बहिस्राव जो वेग है वो कितना होगा। क्लोज कंटेनर के लिए बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है, ये हाइट h है। h इज़ द हाइट ऑफ वाटर कॉलम फ्रॉम होल। होल से वाटर कॉलम की ऊंचाई कितनी है, h है। और इसके बॉटम में बिल्कुल ये है होल आपका। देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो सबसे पहले 2p1 माइनस P0 बटे रो। ये तो प्रेशर डिफरेंस के कारण 2p1 माइनस P0 बटे रो बटे 2gh। यहाँ पे P1 क्या है, टॉप का प्रेशर है, और P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। तो AV0 बराबर AV, ये लगा देंगे अपन है ना, AV0 बराबर AV। देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका जो प्रेशर है ना, टॉप का प्रेशर, दोनों सेम हो जाए ना, तो वेलोसिटी जो इफ्लेक्स हो जाएगी ना, बहिस्राव जो वेग हो, V बराबर √2gh के बराबर होगी। h जो है ना, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल फ्रॉम होल, मतलब होल के जो लेवल से ना ये लिक्विड की हाइट है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। और वेलोसिटी जो इफ्लेक्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे शहद निकालो, चाहे पानी निकालो, दूध निकालो, सेम स्पीड से निकलेगा। अब बात करते हैं रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इफ्लेक्स, मतलब बहिस्राव जो वेग है उसकी हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, टाइम कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं h हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे अपने छेद किया है, और ये इससे यहाँ तक h ऊंचाई है, इससे ऊपर की ऊंचाई कितनी है, तो h है। तो यहाँ पे जो बहिस्राव जो वेग हो जाएगा ना, 2gh हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। कितनी हाइट इससे ऊपर है वो भी मायने रखता है। इसके बाद में देखो ये रेंज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये नीचे आने में कितना समय लेगा, तो अपन पढ़ते आ रहे हैं h बराबर √2, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो आप कहोगे h माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल G, 2h/g 2h/g ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। तो ये समय हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना हो गया, 2H माइनस स्मॉल h/g है ना। इसके बाद में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, कि भैया कितनी देर में पहुँचेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना ले रहा है, सॉरी रेंज पूछ ले, रेंज पूछ ले। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपन ने निकाल ही लिया, रेंज पूछ ले। तो रेंज देखो उड्डयन काल के दौरान चली गई जो दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं रेंज। तो ये उड्डयन काल तो कितना होता है, 2H माइनस स्मॉल h बटे g, और उड्डयन काल के दौरान चली गई दूरी, तो ये तो समय इंटू चाल कितनी हो जाएगी, 2gh। तो देखो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रेंज हो जाएगी ना वो आ जाएगी 2 बाहर आ जाएगा, और देखो ये 2h और 2h माइनस h, तो एक ये तो 2 बाहर आ जाएगा, कैपिटल H स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h ही हो जाएगा। तो वो रेट ऑफ फ्लो तो आपको पता ही चल जाएगा, A1 AV होती है, तो V ये हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। टाइम टू रीच बेस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो देखो हम पढ़ते आ रहे हैं TF बराबर 2h बटे g, गति जो न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से भी निकाल लेंगे। तो इफेक्टिव जो हाइट कितनी हाइट पे है, 2, ये तो 2 तो ऐसे कैसे, और इफेक्टिव हाइट कितनी है ऊपर से जितने में पहुँचेगा, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे g, ये हो जाएगा टाइम टू रीच बेस लेवल। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है ये तो वेव हो गया, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो उड्डयन काल के दौरान चली गई दूरी वही तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो 4H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आगे बात करते हैं टाइम टू एम्प्टी द टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ऊपर है टैंक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे नीचे है ठूठी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे समय इतना है 2H बटे g। पानी ऊपर से नीचे में आने में कितना समय लेगा, 2H/g लेगा। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आएगी, जब आप है ना बिल्कुल मिड में छेद करोगे, तब आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। तो H बराबर H/2 पे R बराबर मैक्सिमम मिलेगा आपको। जैसे अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है ना वो मैक्सिमम होती है। तो वैसे ही देखो ऊपर 0, 30, 45, 60, 90,
तो 45 बीच में हो गया, यहाँ पे रेंज मैक्सिमम होती है, यहाँ पे भी यहाँ से फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। और 30 और 60 पे वैसे ही देखो, यहाँ पे इस हाइट पे और इस हाइट पे दोनों पे जगह रेंज सेम है, जैसे वो कम्प्लीमेंट्री वाला था ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 845 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम इलस्ट्रेटिंग द सिमेट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे अपन प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसी की सिमेट्री को काम में ले रहे हैं। तो देखो ऊपर से बराबर नीचे से, जितना हाइट ऊपर से होगी उतनी हाइट नीचे से, तो आर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्या होगी? आर की वैल्यू सेम होगी। फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू इफ्लक्स, मतलब जब एकदम से पानी बाहर निकलेगा ना तो कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो कंटेनर पे फोर्स लगेगा F बराबर रो ए वी स्क्वायर, F बराबर रो ए वी स्क्वायर, F बराबर रो ए वी स्क्वायर। अब V की वैल्यू जो है ना √2GH रख देना, V की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2GH हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, टाइम टू मूव लिक्विड फ्रॉम हाइट S2 टू H1, मतलब S2 हाइट से लिक्विड को H1 हाइट तक मूव करने के लिए कितने समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लेंगे T बराबर A अपॉन स्मॉल a और √2H अपॉन S2 माइनस H1, ऐसे आ जाएगा ना। देखो A जो है ना कंटेनर का एरिया है, स्मॉल a है 2T का एरिया है। तो हमेशा देखो टाइम बड़े में से छोटे का भाग लगेगा। यहाँ पे देखो कितने समय में, सॉरी छोड़ो इसको, देखो तो देखो यहाँ पे टाइम टू फॉल डाउन, नीचे तक आने में है ना पानी को कितना समय लगेगा। तो कंटेनर का एरिया बटे 2T का एरिया बटे 2H बटे G, ये समय होता ही है नीचे पहुँचने का। फ्रॉम हाइट H/2 एंड H/2, सॉरी देखो रेशियो फ्रॉम हाइट H से H/2 तक, देखो रेशियो फ्रॉम H टू H/2, मतलब ऊपर से H से H/2 तक आने में कितना समय लगेगा? √2 - 1। और H/2 से बॉटम तक आओगे तो T/√2। तो देखो ऊपर से H से H/2 तक आओगे तो T - T/√2 और नीचे तक आओगे तो T/√2। तो रेशियो जाएगा T1/T2 का √2 - 1/1, ये रेशियो हो जाएगा। मतलब 1D का उल्टा होता है, वहाँ पे 1/√2 - 1 ऐसे होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर, दो लिक्विड के लेयर के बीच में कितना फोर्स लगेगा। F बराबर -ηA डेल्टा V बटे T, डेल्टा V बटे L। यहाँ पे L ईटा जो है ना ये किस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो देखो बिल्कुल याद रखेंगे, F बराबर ηA, ईटा तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेल्टा V जो है ना वेग का अंतर है दोनों उनके बीच में, बटे L। तो F बराबर -ηA डेल्टा V बटे L। देखो नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईटा, ईटा की ताप पर निर्भरता। लिक्विड के लिए ना जो श्यानता गुणांक है वो ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के लिए श्यानता गुणांक है, ताप के क्या होता है? समानुपाती। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईटा लिक्विड के लिए तो श्यानता गुणांक जो है ना T के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, और गैस के लिए T के क्या होता है? समानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट, पोइजले इक्वेशन। देखो यहाँ पे यूज टू कैलकुलेट फ्लो रेट ऑफ विस्कस लिक्विड, जो विस्कस जो श्यान जो द्रव होते हैं ना उनकी फ्लो की रेट को ज्ञात करने के लिए पोइजले इक्वेशन काम में ली जाती है। बर्नौली जो थ्योरम है यहाँ पे वैलिड नहीं होती है, वो सिर्फ आइडियल लिक्विड के लिए होती है। देखिए जो फ्लूइड जो करंट है उसको Q बराबर डेल्टा P, ये जो है ना ये प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, बटे R फ्लूइड। R फ्लूइड का जो मान होता है 8ηL बटे पाई R4, 8ηL बटे पाई R4। तो यहाँ पे R फ्लूइड ऑफ पाइप इसको बोलते हैं 8ηL बटे पाई R4, 8ηL बटे पाई R4। तो डेल्टा P बटे R, डेल्टा P बटे R। तो फ्लूइड देखो ये जैसे वैसे ये जैसे ये V हो गया, और ये चलते हैं नेक्स्ट है ना। ये यहाँ पे डेल्टा P क्या है? प्रेशर में डिफरेंस है, R रेडियस ऑफ पाइप है, L क्या लेंथ ऑफ पाइप है, और ईटा है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे देखो एक बार लास्ट में देख लेते हैं दोबारा से। फ्लूइड जो करंट होता है पोइजले की इक्वेशन से डेल्टा Q बराबर डेल्टा P बटे 8ηL बटे पाई R4, 8ηL बटे पाई R4। तो यहाँ पे डेल्टा P बटे R फ्लूइड, R जो फ्लूइड है ना R फ्लूइड ऑफ पाइप, इसका वैल्यू होती है 8ηL बटे पाई R4। फ्लूइड के जो है ना
फ्लूइड करंट के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दो पाइप हैं, ये पाइप यहाँ पे ये पाइप है, एक पाइप है, ये पतला पाइप है, इस पे प्रेशर P1 है और इसका जो R1 मान लेते हैं, इसका पाइप प्रेशर P2 है, इसका जो R2 है ये, हाँ जी, इसको रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं, चलो है ना, रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, प्रेशर डिफरेंस P1 है। अब देखो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज़ में, तो R1 प्लस R2, और तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा डेल्टा P बटे REQ, और REQ की जो वैल्यू आपको पता ही है 8 ईटा L अपॉन पाई R4 होती है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना, जैसे दो पाइप ऐसे हैं तो इसका प्रेशर डिफरेंस, तो देखो फ्लूइड करंट निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस तो हो जाएगा Q1 Q2, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2। तो यहाँ पे REQ की जो वैल्यू अपन निकालेंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो Q बराबर डेल्टा P बटे REQ इस हिसाब से निकाल लेंगे। तो देखो फ्लूइड डायनेमिक्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।